friends, welcome back to my channel. So today we will discussing the chapter 4 of microeconomics, that is theory of demand. आज उसका हम पार्ट 2 पढ़ेंगे. पार्ट 2 में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड. तो सबसे पहले हम इसकी एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेंगे. हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्यों बनाते हैं? ताकि हम बेटर तरीके से लर्न कर सकें, जल्दी से लर्न कर सकें, क्योंकि डायग्राम्स हमको ज़्यादा याद रहते हैं. ठीक है, इसीलिए हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पे भी फोकस करते हैं इकोनॉमिक्स में. अब सबसे पहले बात करते हैं हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के अंदर दो टाइप्स होते हैं. देखो, हमने दो ही डिमांड पढ़ी थी, एक इंडिविजुअल डिमांड का होता था और एक मार्केट डिमांड का होता था, है ना. तो अब इसमें जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो दो एस्पेक्ट्स है, एक इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स हैं और दूसरे मार्केट डिटर्मिनेंट्स हैं. पर हम इसको मेंशन नहीं करते, हम सारे डिटर्मिनेंट्स साथ लिख देते हैं. पर आपको ज़्यादा क्लियर हो इसलिए मैंने ये डायग्राम बनाया है. अगर आप सबसे पहले बात करो तो इसमें 5 डिटर्मिनेंट है पांच डिटर्मिनेंट्स है इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स में. देखो, ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी पहला, फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स दूसरा, फिर आता है आपका इनकम ऑफ द कंज्यूमर, देन आपका आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, देन एक्सपेक्टेशंस. और अब हम बात करेंगे मार्केट डिटर्मिनेंट्स की. तो मार्केट डिटर्मिनेंट्स जो हैं उसमें दो ही सब पार्ट्स में दो ही पॉइंट्स हैं. पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड सेकेंड इज पॉपुलेशन साइज. ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायग्राम. ये डायग्राम इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आपने एक बार डायग्राम आपके माइंड में बैठ गया तो आपको बेटर तरीके से आप लर्न कर पाओगे. आप पॉइंट्स को याद करते हो, उनकी क्रैमिंग करते हो, वो इजी नहीं है. इसीलिए बेस्ट वे है कि आप डायग्राम के थ्रू ही लर्निंग करें. ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने डायग्राम देखा. डायग्राम में हमने समझा कि कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हमको पढ़ने हैं और अब हम उस पर समझेंगे उन सारे पॉइंट्स को. सबसे पहले आपका आता है ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी में ये माना जाता है कि जो सारे फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, सिर्फ प्राइस का वेरिएशन होता है. यानी कि प्राइस जो है वो बढ़ता है या वो घटता है. प्राइस के बढ़ने से डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ता है और प्राइस के घटने से डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ता है. अगर प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? हमने पढ़ा था इनका कैसा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है. एक के बढ़ने से दूसरा क्या होता है, कम होता है. यानी अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और अगर प्राइस घटेगी तो डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी. तो इनका कैसा रिलेशनशिप होता है? इनका रिलेशनशिप होता है प्राइस के एस्पेक्ट में डिमांड का इनवर्स रिलेशन. तो ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी पॉइंट में ये आएगा. ठीक है, अब बात करते हैं हम प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स. देखो, दो तरह के गुड्स होते हैं. पहला होता है कॉम्प्लीमेंट्री, दूसरा होता है सप्लीमेंट्री. अब ये क्या होता है? इनको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कॉम्प्लीमेंट गुड्स और सब्सटीट्यूट गुड्स. इनके ये भी नाम है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे सब्सटीट्यूट गुड्स कौन से होते हैं. सब्सटीट्यूट गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम एक की जगह पे दूसरा यूज कर सकते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको टी अवेलेबल नहीं है तो आप कॉफी पी लेते हो तो आपको वही रिलैक्सेशन मिलता है, आपका स्ट्रेस रिमूव होता है जैसे आपका टी से स्ट्रेस रिमूव होता है. ठीक है, तो सब्सटीट्यूट गुड्स क्या होते हैं? हम एक की जगह दूसरा यूज कर लेते हैं उसके एज अ सब्सटीट्यूट. ठीक है, तो सब्सटीट्यूट गुड में क्या होता है? एक की प्राइस के बढ़ने से दूसरे की डिमांड बढ़ती है. यानी कि मान लो कि टी का प्राइस बढ़ जाए. जैसे मान लीजिए टी का प्राइस 5 था और कॉफ़ी का प्राइस 10 था. अब टी का प्राइस बढ़ गया, टी का प्राइस 5 से 10 हो गया और कॉफ़ी का प्राइस जो हुआ वो क्या हुआ, वो 10 ही रहा. कॉफ़ी के प्राइस में कोई चेंज नहीं आया. कॉफ़ी का प्राइस क्या रहा, कांस्टेंट रहा एकदम. ठीक है, कॉफ़ी का प्राइस कांस्टेंट रहा. तो अब क्या होगा, टी महंगी है तो जब 10 रुपए की कॉफ़ी मिल रही है तो इंसान टी क्यों पिएगा. तो इसीलिए टी की डिमांड क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कम, और इसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी. इसका मतलब ये है कि एक के प्राइस के बढ़ने से दूसरे की डिमांड बढ़ी. तो इसमें कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है. सब्सटीट्यूट गुड्स में क्या होता है, डायरेक्ट रिलेशन होता है. एक का प्राइस बढ़ने से दूसरे सब्सटीट्यूट गुड की डिमांड बढ़ जाती है. फिर हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की. कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ यूज किए जाते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को. जैसे आप कार तो ले लोगे घर पे, लेकिन बिना पेट्रोल के आप कार चला सकते हो क्या? नहीं. तो जैसे कार और पेट्रोल है, पेंसिल और इरेजर है, बिना पेंसिल से लिखे आपको इरेजर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. तो ये क्या है, ये एक दूसरे के
कंप्लीट करते हैं। ये गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो एक दूसरे के बिना यूज़ नहीं किए जा सकते। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है पेंसिल और इरेजर का। अगर पेंसिल की प्राइस बढ़ जाती है, मान लीजिए पेंसिल 5 की थी, अब वो 7 की हो गई, तो कुछ लोग कम खरीदेंगे क्योंकि उनकी इनकम तो कांस्टेंट मानी जाती है। तो जब इनकम कांस्टेंट है और प्राइस बढ़ जाए तो पेंसिल की डिमांड कम होगी। जब लोग लिखेंगे कम तो गलतियां भी कम होंगी, तो वो इरेजर भी कम खरीदेंगे। यानी कि पेंसिल के प्राइस बढ़ने से इरेजर की डिमांड क्या हुई, चेंज आया, और प्राइस में बिल्कुल भी चेंज नहीं आया, वो एकदम कांस्टेंट रही। ठीक है, तो इसका रिलेशन कैसा होता है, इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। अब हम बात करते हैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम ये मान के चलते हैं कि जो कंज्यूमर की इनकम होती है ना, वो कांस्टेंट नेचर की होती है, वो बढ़ती घटती नहीं है, वो फिक्स्ड रहती है। अगर वो फिक्स्ड रहती है तो अगर चीज़ महंगी होगी तो उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। तो हम इस पॉइंट को पहले समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं इसको। द डिमांड ऑफ द नॉर्मल गुड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन इनकम, ऑन दी अदर हैंड द डिमांड ऑफ द इन्फीरियर गुड डिक्रीजेज। यानी कि मान लीजिए आपकी इनकम बढ़ जाए, तो आप पहले नॉर्मल सुजुकी कार खरीद रहे थे और अब आपकी इनकम बहुत बढ़ गई, तो आपने क्या करा, आपने जैगवार खरीद ली। तो आपके लिए जैगवार क्या हो गया, नॉर्मल गुड हो गया, और अब आपके लिए स्विफ्ट कार क्या हो गई, इन्फीरियर हो गई। आप सोचोगे कि स्विफ्ट क्यों खरीदूं मैं जब मैं जैगवार खरीद सकता हूँ। तो इसीलिए जो डिमांड होती है वो नॉर्मल गुड की क्या हो जाती है, इनकम के बढ़ने से इंक्रीज हो जाती है, और जो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड होती है वो इनकम के बढ़ने से क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्योंकि आपकी इनकम बढ़ी तो आप वो गुड छोड़कर उससे बेटर गुड लोगे। तो जो आप बेटर गुड खरीदोगे वो आपके लिए नॉर्मल होगा कि आपकी इनकम रेंज के अंदर वो आ पा रहा है, और जो गुड आप नहीं खरीद रहे हो क्योंकि वो बहुत सस्ता है तो आप वो नहीं खरीद रहे हो, उससे आपको स्टेटस नहीं मिल रहा, तो वो आपके लिए क्या हो गया, इन्फीरियर गुड हो गया। तो मतलब इन्फीरियर के प्राइस नहीं बढ़े ना नॉर्मल के प्राइस बढ़े, आपकी इनकम के बढ़ने से इनकी डिमांड में इफेक्ट आ गया। ठीक है, फिर हम बात करते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की अगर हम बात करें तो हम ये मानते हैं सारी चीज़ें कांस्टेंट रहती हैं। आप जानते हो जो किसी भी गुड की जो डिमांड है वो कंज्यूमर डेवलप करता है। कंज्यूमर कैसे डेवलप करता है, उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस है। मान लीजिए आपका क्लोथ का बिजनेस है और आप आजकल देख रहे हो कि बहुत वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, तो क्या हो रहा है, साड़ी की दुकानें बंद होती जा रही हैं। ऐसे ही जो मेंस में पहले कुर्ता पजामा पहनते थे, अब वो कुर्ते पजामे का फैशन भी चला गया है। तो अब क्या रख रहे हैं वो लोग वेस्टर्न लुक में गुड्स रख रहे हैं, क्योंकि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होते हैं ना, तो डिमांड चेंज हो जाती है लोगों की। एक गुड से वो दूसरे गुड पे क्या हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट की अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कंज्यूमर का चेंज हो रहा है तो उसकी प्रोडक्ट की डिमांड क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। उसके प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, पर सिर्फ और सिर्फ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस चेंज होने की वजह से, लोगों की चॉइस चेंज होने की वजह से उसकी डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब आती है बात एक्सपेक्टेशन। ये इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट का लास्ट पॉइंट है, एक्सपेक्टेशन क्या, अगर कंज्यूमर को लगता है कि कोई चेंज आने वाला है प्राइस में तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है या उसकी कम हो जाती है डिमांड अकॉर्डिंग टू प्राइस के इंक्रीज और डिक्रीजिंग लेवल। अब इसका एग्जाम्पल है, मान लीजिए पेट्रोल की प्राइस बढ़ने वाली है रात को 12 बजे, तो लोग क्या करेंगे, ज़्यादा पेट्रोल कंज्यूम करेंगे, यानी ज़्यादा पेट्रोल खरीद के रख लेंगे। वो ये सोचेंगे कि इसकी प्राइस बढ़ने वाली है तो इसका स्टोर कर लिया जाए इसका। लेकिन अब क्या होगी, ये एक्सपेक्टेशन है कि इसका प्राइस बढ़ने वाला है तो इसकी डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जैसे अगर मान लीजिए फ्यूचर में किसी चीज़ की प्राइस बढ़ने वाली है तो उसकी डिमांड अभी रिसेंटली करंट सिनेरियो में उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। और मान लीजिए किसी चीज़ की फ्यूचर में प्राइस घटने वाली है तो उसकी करंट सिनेरियो में डिमांड बढ़ जाएगी। और मान लीजिए किसी चीज़ की फ्यूचर में प्राइस घटने वाली है तो उसकी करंट सिनेरियो में डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जबकि उस टाइम में प्राइस कांस्टेंट है, उस टाइम कोई चेंज नहीं आया प्राइस में चेंज आएगा थोड़े टाइम बाद, लेकिन लोग उसकी डिमांड को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अब आते हैं लास्ट जो पॉइंट है ना, ये जो लास्ट जो पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड पॉपुलेशन साइज। तो सबसे पहले बात करेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की। जो इनकम है वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, यानी रिच बिकम मोर रिचर एंड पुअर बिकम पुअरर, गरीब गरीब होता जा रहा है। तो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो भी क्या करता है, एक तरह से डिमांड पर भी इफेक्ट डालता है। यानी कि जो लोग लग्जरी गुड्स की डिमांड करते हैं जैसे कार वगैरह, उनकी इनकम हाई होती है तो प्राइस के बढ़ने से उनके लग्जरी गुड्स और परचेज करने लगते हैं वो, अपोजिट एंड वाइज वर्सा। ठीक है, पॉपुलेशन साइज, अगर आप जानते हो कि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन इतनी है, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी
बाकी चीज़ें कांस्टेंट है। पॉपुलेशन के बढ़ने से क्या हो रहा है, डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि लोग कंज्यूम भी तो करेंगे, ऐसा थोड़े ना भूखे मर जाएंगे। अगर उन्हें कुछ खाना है और पॉपुलेशन बढ़ रही है तो खाना तो सबके लिए बनेगा ना, टोटल पॉपुलेशन के लिए बनेगा। कोई भी चीज़ कंजप्शन जो बनेगा उसके अकॉर्डिंग बनेगा। तो पॉपुलेशन साइज के बढ़ने से डिमांड में क्या आता है, इंक्रीमेंट आता है, ठीक है, और घटने से पॉपुलेशन साइज के डिमांड में डिक्रीमेंट आता है। यहाँ पर प्राइस का कोई रोल नहीं है। तो ये सारे डिटर्मिनेंट्स थे डिमांड के, इसको बिल्कुल भी स्किप करके ना देखिएगा। अब हम थर्ड पार्ट में इसका रिमेनिंग पोर्शन डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू।